हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th में हम ज्योग्राफी का लेसन 4 जिसका नाम है जलवायु, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं। तो जलवायु में मैंने आपसे ये बताया था कि भारतीय मानसून जो हमारा टॉपिक है हम उसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो बनता है हमारा सूर्य की गति, यानी पृथ्वी की सूर्य से गति। मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है और मैंने आपको बताया था इसमें 3 रेखाएं हैं। एक ये है भूमध्य रेखा, इधर होती है कर्क रेखा और इधर होती है मकर रेखा। ये 23.5 पर होती है डिग्री पर, ये भी 23.5 डिग्री पर और ये 0 डिग्री पर होती है भूमध्य रेखा, या विषुवत रेखा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब हम इसको समझने के लिए इसका सबसे पहला पॉइंट हम ये समझेंगे कि सूर्य जब बिल्कुल सामने होता है तो वो क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्म होता है। अब ये सूर्य है, इसके सामने का जो ये क्षेत्र है ये सबसे ज्यादा गर्म है, जिसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। और इसके ऊपर वाले भाग को उपोष्णीय कटिबंध और इसके भी उपोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। तो इसके जो सामने का भाग है वो सबसे गर्म होता है। और ये जब पृथ्वी इसमें चक्कर लगाती है, आपको पता है पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो इसका जो क्षेत्र इसके सामने होता है वो गर्म होता है और जो तिरछी किरणें जब जाती हैं वो क्षेत्र ठंडा होता है। तो अब हम देखेंगे कि भारत में जो मार्च आता है तो मार्च के अंदर इसका जो ये क्षेत्र है, अब हम आपको भारत बताएंगे। भारत जो है वो यहाँ पे है। भारत में ना तो भूमध्य रेखा टच करती है और ना मकर रेखा है, भारत में सिर्फ कर्क रेखा है और ये इसके बीचों बीच 7 राज्यों में से गुजरती है। ये हमारा मान लीजिए यहाँ भारत है। तो भारत में जब मार्च का महीना होता है तो मार्च में भूमध्य रेखा के ऊपर सूरज चमकता है, तो हमारे यहाँ कम सर्दी होती है। लेकिन जब जून और सितंबर का महीना आता है तो ये इसके सामने होता है, भारत के सामने होता है। भारत में खूब जोर से गर्मी होती है। और फिर इसके बाद में दिसंबर में जब आ जाता है तो दिसंबर में ये मकर रेखा के ऊपर चमकता है, यानी मार्च में भूमध्य रेखा के ऊपर चमकता है तो ये अपने यहाँ सर्दी होती है। फिर जून सितंबर में ये कर्क रेखा के ऊपर चमकता है तो यहाँ पर गर्मी होती है। और दिसंबर में आते आते ये मकर रेखा पर चमकता है तो यहाँ पर सर्दी रहती है। यानी भारत में कब कब सर्दी होती है और कब कब गर्मी होती है, ये आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो ये है पृथ्वी की गति, जिसके कारण मौसम में परिवर्तन होता है। अगला है वायुदाब। वायु उच्च से निम्न की ओर बहती है, आपको अच्छे से पता है। जब वायुदाब बहुत ज्यादा हो जाता है तो उच्च से निम्न की ओर बहती है। यानी मान लीजिए एक सिलेंडर और ये खूब अच्छे से हवा का भरा है, इतना ज्यादा प्रेशर है इसमें कि इसका यदि हम खोल दें तो इसकी हवा बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। यही वायुदाब का होता है। वायु जो होती है गर्म होकर फैलती है और इसका जब उच्च दाब हो जाता है तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करने लग जाती है, तो भी वर्षा का एक कारण बनता है। हवा गर्म होने पर फैलती है और ऊपर की ओर उठती है। ये शायद आपने साइंस में पढ़ा भी होगा। ठंडी हवा जो होती है वो सुकड़ी हुई होती है और वो नीचे बैठ जाती है। अब इसके बाद में हम मौसम को देखते हैं कि मौसम क्या है। मौसम जो है दिन में अलग होता है, सुबह अलग होता है, कई बार शाम को अलग हो जाता है और दोपहर में कुछ बारिश हो जाती है, कई बार ऐसा हो जाता है। यानी एक दिन में मौसम जो है बदलता रहता है। लेकिन जलवायु जो है वो एक दिन का टेम्परेचर या एक दिन की वर्षा को ना देखते हुए कम से कम 30 वर्ष तक जब हम किसी देश का अध्ययन करते हैं तो वो हमें जलवायु होती है। यानी मौसम जो होता है वो दिन में कई बार परिवर्तन हो जाता है, लेकिन जलवायु एक दिन में परिवर्तन होने वाले को हम जलवायु नहीं कहेंगे, मौसम ही रहेगा। अब मौसम शब्द जो है ये अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है हवा का मुड़ना। अब इसमें एक अलग से टॉपिक आता है कि जेठ धाराएं। जेठ धारा आती है, एक शब्द है। देखिए जेठ धारा क्या होती है कि ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और ये हमारी पृथ्वी के अंदर की, पृथ्वी से बाहर की हवा की बात कर रहे हैं। ये जो हवा है ठंडी होती है, इसको जेठ धारा के नाम से जाना जाता है। जब ये पृथ्वी से टकराती है तो ये इस तरह से घूम जाती है, इस तरह से, और कई बार तो इतनी ज्यादा हो जाती है कि इसका ये कुछ क्षेत्र अलग हो जाता है। इस लाइन से ये क्षेत्र, जैसे हमने नदियों वाले में पढ़ा था, नदी में जब गोमुख झील का निर्माण होता है तो नदी इस तरह से बहती रहती है, इस तरह से बहती बहती कई बार वो अपने इसी स्थान पर यूं मुड़ के ना जाकर इधर ही चली जाती है और ये क्षेत्र अलग कट जाता है, तो इसको गोमुख झील का नाम। सेम इसी तरह से
इसमें भी हवा का ये क्षेत्र अलग हो जाता है और इसको चक्रवात के नाम से जाना जाता है। ये जो चक्रवात है ये सर्दियों में बारिश लाने में हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है। यानी सर्दियों में जब बारिश होती है, बोलते हैं कि सोना बरस रहा है, वो इसी चक्रवात के कारण होता है। तो जेठ धाराएं ये होती हैं, ये कई तरह की होती हैं, बहुत तरह का अध्ययन किया गया है। अलग अलग तरह की जेठ धाराएं, कोई गर्म भी होती है, कोई ठंडी भी होती है। तो इस तरह से हमारा जो ये लेसन था, इसका इतना ही टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी में जरूरी बताया गया है। बाकी इसमें एक अगला टॉपिक बनता है कि मानसून का आगमन या वापसी। इसको हम देखेंगे थोड़ा सा। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवनें नियमित नहीं है। जैसे कि मानसूनी पवनें आपको पता है टाइम पे आती है कि भैया अब मानसून आ गया या मानसून चला गया। तो व्यापारिक पवनें हमेशा सदा स्थिर रहती हैं, वे पवनें हम व्यापारिक होती हैं, और मानसूनी पवनें अनियमित होती हैं, लेकिन ये संपन्नमान प्रकृति की होती हैं। ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र मैंने आपको बताया था, जहां पर सूर्य सबसे ज्यादा चमकता है, यानी भूमध्य रेखा को वो जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। समुद्र के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडल अवस्थाओं में प्रवाहित होता है। मानसून का समय जून के से आरंभ हो जाता है और सितंबर तक 100 से 120 दिन के बीच में होता है। यानी इसका टाइम बताया गया है, मानसून कब से कब तक आता है और कितने टाइम का रहता है। इसके